क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट इंग्लिश पोइट? पहला इंग्लिश पोइट कौन माना जाता है? ऑप्शंस हैं चौसर, कैटबर्न, विलियम लैंगलैंड, रॉबर्ट बर्न्स। तो ये हैं आपके कैटबर्न। कैटबर्न जो है एंग्लो सैक्सन पीरियड के पोइट रहे हैं, लगभग 4 या 6th सेंचुरी के रहे होंगे, और ये जाने जाते हैं अपनी रिलीजियस पोइट्री के लिए, क्योंकि इनकी अभी तक जो सर्वाइवल पोइम है वो एक 9 लाइन की पोइम है, वो अभी तक सर्वाइव है। सेकंड क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना इनके बारे में। कैटबर्न इज वन ऑफ 12 एंग्लो सैक्सन पोइट्स आइडेंटिफाइड इन मिडिएवल सोर्सेस। कैटबर्न्स पोइट्री इज सेड टू हैव बीन exclusively religious. सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ ecclesiastical हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल? बीडे, चौसर, जॉनसन, बेकन। तो यहाँ पर ये हैं आपके बीडे। इन्होंने 1731 यानी 731 एडी में इस वर्क को लिखा। ये इनका हिस्टोरिकल वर्क है, एक्लेसिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। ये इनका लैटिन लैंग्वेज में वर्क है। थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर द पीजेंट रिवॉल्ट हैपेंड? तो पीजेंट रिवॉल्ट कब हुआ ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं 1381, 1300, 1350 या 1400। तो देखिए ये फेमस प्रश्न है और आता भी है। 1381 में पीजेंट रिवॉल्ट होता है, और क्यों होता है इसके पीछे कारण बता दें। देखिए जब पीजेंट रिवॉल्ट होता है तो जो किंग होते हैं रिचर्ड सेकंड, तो ये अपने युद्ध के लिए यानी वार शुरू कर देते हैं फ्रांस से, और फ्रांस से युद्ध करने के लिए ये पीपल पर, इनके आम जनता पर अतिरिक्त टैक्स लगाते हैं। उस अतिरिक्त टैक्स के विरोध में वॉट टेलर नाम के एक व्यक्ति रिवॉल्ट करते हैं, और जो कि 1381 में होता है, और उस रिवॉल्ट को रिचर्ड सेकंड वॉट टेलर की फांसी लगा करके समाप्त कर देते हैं। तो ये 1381 है, ये नोट कर लेना। हु इज द ऑथर ऑफ पियर्स प्लोमैन? पियर्स प्लोमैन के ऑथर कौन है? कैटबर्न, बीडे, विलियम लैंगलैंड या लेमन? तो देखिए पियर्स प्लोमैन लिखा है आपके विलियम लैंगलैंड ने, और विलियम लैंगलैंड जो है चौसर के कंटेम्परेरी राइटर रहे हैं। और ये जो पियर्स प्लोमैन है ये एक एलोग्रिकल वर्क है, और इसमें ये रिलीजियस थीम पे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, हु लेड द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट? तो आपको पता है कि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो होते हैं वो 1066 में होती है, और विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी आक्रमण करते हैं, और एंग्लो नॉर्मन पीरियड की यहां से शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन 6 है, द फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर हु सेट अप प्रेस इन 1476? वो फर्स्ट इंग्लिश प्रिंटर कौन था जिसने 1476 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की? जॉन गोवर, कैक्सटन, विलियम बेले या मेलोरी? तो ये हैं आपके विलियम कैक्सटन, जिन्होंने 1476 में जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर द डेली करंट, इसका नाम था डेली करंट, अपीयर्ड इन लंदन इन। आपको बताना है कि पहला
न्यूज़पेपर द डेली करंट कब पब्लिश हुआ? 1688, 1700, 1702 या 1725? तो पहला न्यूज़पेपर 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है 1702 में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लेना आप इसको। क्वेश्चन है, इन अ सिंगल जनरेशन नियरली 2000 पब्लिक कॉफी हाउसेस, each a center of sociability, sprang up in London alone, and the number of private clubs is quite astonishing. तो इनके बहुत सारे कॉफ़ी हाउस शुरू हुए लंदन में। दिस न्यू सोशल लाइफ, यानी कि कॉफ़ी हाउस की जो लाइफ थी, हैड मार्क्ड इफेक्ट इन पॉलिशिंग मैन्स वर्ड एंड मैनर्स इन। तो इन्होंने लोगों की सोशल लाइफ पर और लोगों के व्यवहार पर काफ़ी असर डाला। तो ये कॉफ़ी हाउसेस किस सेंचुरी में शुरू होते हैं, आपको ये बताना है। इन 17th सेंचुरी, इन 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, आपको बताना है। तो ये है ऑप्शन आपके बी, 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में इसमें पोप रहे हैं और डॉक्टर जॉनसन रहे हैं। ये इस दौरान के जो लाइफ रही है लिटरेरी, वो अर्बन लाइफ पर उन्होंने किया है, और अर्बन लाइफ में ही कॉफ़ी हाउसेस का बहुत ज़्यादा चलन रहा था। तो आपका ऑप्शन बी है। हु स्टार्टेड द 100 ईयर वार्स विद फ्रांस? फ्रांस से 100 ईयर वार्स किसने शुरू किया? तो आप जानते हैं कि 100 ईयर वार्स जो है कब शुरू हुआ? तो 100 ईयर 1337 से तो शुरू होता है, और 1453 तक 3 फेसेस में ये लड़ा जाता है। अब इसको शुरू करते हैं एडवर्ड थर्ड। तो आपका ऑप्शन सी है, एडवर्ड थर्ड शुरू करते हैं, और लास्ट में इसमें फ्रांस की विजय होती है। विच एज ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री इज कंपेयर टू एलिजाबेथन एज एज फार एज लिटरेचर इज कंसर्न? तो देखिए, एलिजाबेथ एज को इंग्लिश लिटरेचर में गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ड्रामा और आपके पोइट्री और प्रोज हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और काफ़ी शांति में, इनके पीसफुल कहा जाता है, क्योंकि 1558 से लेकर के 1603 तक, यानी कि एलिजाबेथ फर्स्ट की मृत्यु तक शासन रहता है, काफ़ी लंबा शासन रहता है। तो ऐसा ही शासन फ्रेंच हिस्ट्री से किसकी तुलना की जाती है? पोस्ट रिवोल्यूशन पीरियड, द रेन ऑफ लुइस 12th, द रेन ऑफ लुइस 16th, या द रेन ऑफ लुइस 14th? तो ये ऑप्शन है आपका डी, लुइस 14th। होता क्या है इस लुइस 14th में? लुइस 14th का शासन जो है लगभग 72 ईयर्स तक रहता है, 72 वर्ष तक रहता है, और ये लुइस 14 केवल और केवल 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं, क्योंकि 1337 में इनका जन्म होता है, 1337 में हाँ जन्म होता है, और 43 में आके ये गद्दी पर बैठ जाते हैं, और 1715 तक इनका शासन रहता है। तो इस दौरान कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास होता है, और फ्रेंच हिस्ट्री में इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। If man loses his wife, he pines for second. Find out the figure of speech in these lines. इस लाइन में आपको, यहाँ डिस्क कर लीजिए, इस लाइन में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है कि कौन सा है। चलिए अर्थ निकालते हैं। इफ ए मैन लॉसेस हिज वाइफ, यदि एक व्यक्ति की पत्नी मर जाती है, ही पाइंस फॉर सेकेंड, वह दूसरे की इच्छा करता है। पाइंस माने इच्छा होता है। तो यहां पर जो सेकंड शब्द है
इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक सेकंड समय और दूसरा अर्थ निकलता है, सेकंड का अर्थ दूसरा भी होता है। तो ऐसे में जो शब्दों का खेल होता है उसे हम कहते हैं पन। तो आपका ऑप्शन बी हो गया, क्योंकि सेकंड शब्द के दो अर्थ हैं, पाइन फॉर द सेकंड यानी दूसरी वाइफ के लिए इच्छा करना, और पाइन फॉर द सेकंड हर सेकंड के लिए दर्द महसूस करना। A short traditional and popular story in verse of unknown authorship is called। आपको बताना क्या है, लिरिक बोलते हैं, बैलेट बोलते हैं, एलिजी बोलते हैं या सोनेट बोलते हैं, आपको बताना है। तो देखिए, जो अ ट्रेडिशनल एंड पॉपुलर स्टोरी इन वर्स, तो जब स्टोरी इन वर्स की बात आती है तो सीधा साधा उसका मतलब बैलेट होता है, क्योंकि बैलेट जो है वर्स स्टोरी कहलाती है। क्वेश्चन 13 है, आ रेफरेंस टू अनदर टेक्स्ट, यानी कि दूसरे टेक्स्ट का आपको रेफरेंस देना, इवेंट और पर्सन विच द ऑडियंस इज प्रिज्यूमली फेमिलियर, जिससे पहले से लोग परिचित होते हैं। तो ऐसे रेफरेंसेस का, इवेंट्स का, पर्सन्स का जो रेफरेंस दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्यूजन या इल्यूजन या रेफरेंडम या एग्जाम्पलम। तो आपको बताते चलें, ये होता है एल्यूजन, जिसको बोलते हैं दृष्टांत या कहीं से उल्लेख करना किसी बात का, और इल्यूजन माने भ्रम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, डिक्शन मीन क्या होता है। तो डिक्शन तो खैर सरल सा शब्द है। डिक्शन का जब भी मतलब आता है तो उसका मतलब होता है ग्रामेटिकल और उसके शब्दों से, क्योंकि डिक्शन का मतलब भाषा के शब्द होते हैं और उसकी व्याकरण होती है। तो जब भी डिक्शन का अर्थ आएगा तो उसका अर्थ होगा सिंटैक्स एंड वर्ड ऑर्डर, यही डिक्शन का अर्थ होता है। सेवरिटी ऑफ प्रोज, यानी कि प्रोज की शक्ति या डिवाइस ऑफ मीटर एंड रिदम, मीटर और रिदम की बात आती है तो वर्स की बात आती है। और पोइटिक लाइसेंस की बात आती है, पोइटिक लाइसेंस का अर्थ होता है कि जो कवि या राइटर जो है वो किस प्रकार अपने शब्दों के चयन में स्वतंत्र होता है। पोइटिक लाइसेंस, हाँ अभी ऊपर आया था। तो देखिए, पोइटिक लाइसेंस का अर्थ बताते चलें कि पोइटिक लाइसेंस एक अपने रेफरेंस के लिए, राइटर हो या पोइट हो, तो वो शब्दों के चयन के लिए अपने अर्थ के अनुसार स्वतंत्र होता है। किसी प्रकार के वर्ड ऑर्डर का वो चुन सकता है, कोई से शब्द वो चुन सकता है ताकि उसको क्लियर कट अर्थ वो दे सके। तो हम आप जानते हैं कि जब भी कोई कवि या लेखक शब्दों को चुनता है तो उसके शब्द उसकी रेफरेंस के अनुसार यूज होते हैं। तो आपको बताना है कि जो अप्लाइज होता है केवल पोइट करते हैं, या ऑल लिटरेरी डिवाइस में होता है, या ड्रामेटिक ओनली होता है, या एपिक राइटर ओनली होता है। तो देखिए, कवि और चाहे लेखक हो, कोई सी भी यूज करता है तो ये तो सभी के लिए होता है। तो पोइटिक लाइसेंस जो अप्लाइड होता है वो सभी के लिए होता है। तो क्या हो गया इसका अर्थ, बी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथीसिस है, बेथोस है, या ट्यूटोलॉजी है, या लाइटोटिस है। तो आपका ये है ऑप्शन एंटीथीसिस, क्योंकि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल दोनों विपरीत अर्थ रखते हैं, और एंटीथीसिस का मतलब होता है कोई भी एक बात, पूरी सिंगल लाइन की एक बात। और ऑक्सीमोरन जो शब्द होता है उसमें दो डिफरेंट अर्थ के शब्द एक साथ रखे होते हैं, यहाँ पर दो डिफरेंट सेंटेंस होते हैं। तो एंटीथीसिस हो गया। यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड इज कॉल्ड, जिसमें शब्दों का या क्रम होता है, इमिटेट टू साउंड, जिससे साउंड की
या ध्वनि की हम कल्पना कर लेते हैं, ध्वनि का बोध होता है, तो क्या कहेंगे उसे? अलिटरेशन बोलेंगे, सिमिली बोलेंगे, ओनोमेटोपोइया बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि जब जहाँ शब्दों से रेफरेंस होता है, साउंड, जहाँ शब्दों से साउंड का पता लगता है, तो वहाँ हम ओनोमेटोपोइया बोलते हैं। सी हो गया आपका। अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ 5 सेंसेस, यानी कि ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसमें हमारे सारे 5 सेंसेस लग जाते हैं, जिसको हम सेंसुअल बोलते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे? इमेजरी बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए, जहाँ सेंस से हम कल्पना करते हैं तो वहाँ इमेजरी बनती है, इमेजिन करते हैं 5 सेंसेस से, तो इसको हम इमेजरी बोलेंगे। क्वेश्चन, इसका अर्थ ऑप्शन ये हो ही गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ पर्सन विद अ पोइम विद नो मीटर और राइम इज कॉल्ड, ऐसी पोइम जिसमें ना तो कोई मीटर होता है ना राइम होता है। मीटर नहीं होगा तो रिदम नहीं होगा, यानी विदाउट रिदम, और राइम नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे लिरिक, फ्री वर्स, नैरेटिव या ब्लैंक वर्स। तो ऐसे को हम फ्री वर्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइट हु क्रिएटेड द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स? मेटाफिजिकल पोइट टर्म्स किसने दी? तो ये आपके जॉन ड्राइडन है, जॉन सैमुअल जॉनसन है, या जॉन डन, या एंड्रू मार्वेल। तो ये हैं आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। अ फॉर्म ऑफ अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट की एक फॉर्म है इन विच स्टेटमेंट इज एफर्म्ड बाय नेगेटिव इट्स अपोजिट, नेगेटिंग इट्स अपोजिट, यानी कि इसके अपोजिट को नेगेटिंग करके, यानी उल्टी बात बोल करके, यानी नेगेटिव बोल करके पॉजिटिव की बात करना। ही इज नॉट अनफ्रेंडली, वो अनफ्रेंडली नहीं है, इसका मतलब है वो फ्रेंडली शब्द, फ्रेंडली है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको बताना है। द फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल, एंटीथेसिस, लाइटोटिस या ऑक्सीमोरन। तो आपको पता है ये सरल सा शब्द है, ये है आपका लाइटोटिस, जिसमें क्या होता है, कोई नेगेशन प्रयोग करके, कोई उल्टा शब्द प्रयोग करके पॉजिटिव बात कहना, तो उसको हम लाइटोटिस बोलते हैं। ऑप्शन सी हो गया। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, ये आपको बताना है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन। कैसमस है, पन है, मिटोनमी है, या हाइपरबल है? देखिए, कैसमस यहाँ पर है, और कैसमस का मतलब होता है क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मतलब होता है ये इधर और ये इधर। देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ इज ब्यूटी, दोनों को इन्होंने क्या किया है, क्रिस क्रॉस किया है। तो ऐसे में हम कैसमस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, दिस यूजली अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्टोरी, ये अक्सर कहानी की शुरुआत में आती है। कैरेक्टर्स आर इंट्रोड्यूस, जिसमें चरित्रों का परिचय दिया जाता है। वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सेटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी आर इंट्रोड्यूस टू द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टोरी। तो ये इसे को हम क्या कहते हैं? राइजिंग एक्शन बोलते हैं, एक्सपोजिशन बोलते हैं, या रिजोल्यूशन और डिनाउमेंट बोलते हैं, या क्लाइमैक्स बोलते हैं, या फॉलिंग एक्शन बोलते हैं। ये एक ड्रामा के पार्ट होते हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट इसको बोलते हैं। तो जब भी कहानी की शुरुआत में परिचय होता है और थीम का पता लगता है, तो उसे हम एक्सपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम एक्सपोजिशन। बी ऑफ का ऑप्शन ठीक है। अबाउट whom John Dryden said this, he affects the metaphysics not only in his satire, अपनी सटायर में ना केवल बल्कि in his amorous verses, बल्कि अपनी कामुक रचनाओं में, कविताओं में, where nature only should reign, जहाँ पर केवल प्रकृति होना चाहिए, उन्होंने इसको प्रयोग किया है।
तो ये बात जॉन ड्राइडन ने किसके लिए कही है? जॉन डन के लिए कही है, जॉनसन के लिए कही है, एंड्रयू मार्वल या हेनरी बॉगन? तो ये बात जॉन डन के लिए कही है। तो जॉन डन के लिए कही है इन्होंने बात, और इसी फ्रेज से, जो ये फ्रेज लिखी है, इसी कोटेशन से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट शब्द का प्रयोग किया है। यहीं से इन्होंने इसको बोरो किया है। तो डॉक्टर, अभी आपने पढ़ा था कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट की जो टर्म यूज की है, तो वो इन्होंने यहीं से इसको बोरो किया है, यानी कि जॉन ड्राइडन की इस कथन से। He passed the flaming bounds of place and time, the living throne, the Sapier's blaze. पहले इसका अर्थ पढ़ लेते हैं। He passed the flaming bounds of place and time. उसने स्थान और समय की ज्वलनशील सीमा को पार कर दिया। स्थान और समय की ज्वलंत सीमा जो थी उसको पार करके आया है। द लिविंग थ्रोन, द सैपियर ब्लेज, वो एक जीता जागता सिंहासन है। द सैपियर्स ब्लेज, चमकते हुए नीलम का। तो ये बात जो है किसने कही है और किसके लिए कही है? तो ये बात कीट्स ने शेक्सपियर के लिए कही है या टॉमस ग्रे ने? सॉरी, ये तो इसका उत्तर तो नीचे लिखा हुआ है, पर ये बात टॉमस ग्रे ने जॉन मिल्टन के लिए कही है, और इनकी पोइम है द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी। तो उसमें मिल्टन के लिए ये बात टॉमस ग्रे ने कही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर, हे माइटी माउथ, शक्तिशाली मुंह वाले, इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, जिसने समरसता का, सामंजस्य का जो है आविष्कार किया है। ओ स्किल्ड टू सिंग ऑफ टाइम एंड और एटर्निटी, जो समय और अनंतता के बारे में गाने में उपयुक्त है, काफी कौशल है उसमें। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की ईश्वर प्रदत्त आवाज है। मिल्टन, आ नेम टू रिसाउंड फॉर एजेस, मिल्टन जो युगों से नाम गूंज रहा है। ये बात किसने कही है? हु कंपोज दीज लाइन्स अबाउट जॉन मिल्टन, आपको बताना है। तो देखिए, ये पोइम है मिल्टन। मिल्टन पोइम का नाम ही है, और ये पोइम लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोइम है, जिसे आप गूगल पे जाकर देख लेना। उस पोइम से ये लाइन्स ली गई हैं, और ये इन्होंने मिल्टन के बारे में कही है। हु रोट एन एलिजी, मिल्टन रोट एन एलिजी, एलिजिया प्राइमा, ये इनकी लैटिन एलिजी फर्स्ट है, फॉर चार्ल्स ड्यूडेटी, इन्होंने चार्ल्स ड्यूडेटी के लिए लिखी है। इट वाज अबाउट, ये पोइम इन्होंने एलिजी लिखी है, फर्स्ट एलिजी है इनकी जॉन मिल्टन की। ये किसके बारे में लिखी गई है? चार्ल्स ड्यूडेटीज की डेथ के बारे में लिखी गई है, या हेनरी लॉयस की डेथ के बारे में लिखी गई है, या इन इट मिल्टन क्लेम्स टू बी इंजॉइंग हिज अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे बाय रीडिंग, गर्ल्स वाचिंग एंड अटेंडिंग द थिएटर, या मिल्टन ने इसमें अपने ये बताया है इस एलिजी में कि मैं छुट्टियों का बहुत अच्छा आनंद ले रहा हूँ, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, लड़कियों के साथ घूम रहा हूँ, या थिएटर देख रहा हूँ, या इट वाज अबाउट मिल्टन्स हॉटन लाइफ, या इसमें मिल्टन ने अपने हॉटन लाइफ का वर्णन किया है। ये बात आपको बतानी है। तो एलिजी नाम से कहीं चूक मत जाना कि ये डेथ पर लिखी जाती है। देखिए, एलिजी जरूरी नहीं डेथ पे ही लिखी जाए, क्योंकि एलिजी लिखी जाती है जो एल्जियाक मीटर में होती है, यानी कि आइएम्बिक पेंटामीटर फॉलोड बाय हेक्सामीटर। तो जो क्रम में होते हैं उसको हम एलिजी की टर्म बोलते हैं। तो ये लिखी थी उन्होंने
अपने, जब इनको कॉलेज से निकाल दिया गया था तो इस समय अपना पीरियड ये काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, तो उसके बारे में इन्होंने चार्ल्स जियोडेटी को एक लेटर लिखा था, और ये लेटर की जो एलिजी है वो इनकी फर्स्ट एलिजी कहलाती है। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइकोनोक्लास्टस? तो आइकोनोक्लास्टस का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। आइकोनोक्लास्टस जो है जॉन मिल्टन की एक प्रोज ट्रैक है, और इसका अर्थ क्या है? इमेज क्रिएटर, इमेज ब्रेकर, या रॉयल इमेज, या इमेज ऑफ द किंग, क्या अर्थ इसका अर्थ है? तो क्लास्टर्स का मतलब होता है तोड़ने वाला, तो आइकॉन माने होता है इमेज, प्रतिमा, तो इसको बोलेंगे प्रतिमा ध्वंसक, यानी कि इमेज ब्रेकर कहलाएंगे। और ये आइकोनो बेस्ट लाइक एक रचना थी, उसके जवाब में इन्होंने, जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। मिल्टन रोट डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो, अ लैटिन पोलमिक। मिल्टन की ये जो रचना है डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो, इसका अर्थ बताना है क्या होता है। व्हाट इज इट्स मीनिंग इन इंग्लिश? डिफेंस ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, या डिफेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या डिफेंस बोथ ए एंड बी, या नन? तो इसको इन्होंने, जिसका अर्थ है डिफेंस प्रो पापुलो एंग्लिकानो, यानी कि इन द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल, पीपल ऑफ इंग्लैंड, इसका ये अर्थ होता है। तो आपका ऑप्शन ए है इसमें। मिल्टन रोट डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो, अ लैटिन पोलमिक इन रेप्लाई द वर्क ऑफ डिफेंसियो रेगिया प्रो कार्लो इन रॉयल डिफेंस ऑन बिहाफ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इज वर्क बाय। तो ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप मेरे प्रोज ट्रैक को पढ़ेंगे, जैसे प्रोज ट्रैक के बारे में जो मैंने बताया है जॉन मिल्टन के, तो उस प्रोज ट्रैक वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ बता दे रहा हूँ कि क्लॉडियस सल्मेसियस ये आपके फ्रेंच क्लासिकल राइटर रहे हैं, और उस समय चार्ल्स सेकंड जो थे वो फ्रांस में ही थे, तो उसी दौरान उन्होंने इस रचना को लिखा डिफेंसियो रेगियो प्रो कार्लो। तो उसके जवाब में डिफेंसियो प्रो पापुलो एंग्लिकानो लिखा गया था। तो ये जो रचना थी डिफेंसियो रेगियो प्रो कार्लो, ये क्लॉडियस सल्मेसियस ने लिखी थी। तो आपका ऑप्शन सी हो गया इसमें। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, इनकी रचना है जॉन मिल्टन की। इज ए लैटिन वर्क ऑफ जॉन मिल्टन, व्हेन वाज इट पब्लिश्ड? तो पहले तो ये पब्लिश हुई बहुत बाद में, क्योंकि 1823 में तो इसको खोजा गया, यानी कि इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट मिली थी वो 1823 में मिली थी, और 1825 में इसको पब्लिश किया गया। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। विच पोइम ऑफ जॉन मिल्टन आर जॉयस ऑलमोस्ट एलिजाबेथन इन कैरेक्टर? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। तो जो एलिजाबेथन कैरेक्टर की पोइम है वो आपकी हॉर्टन पोइम्स कहलाती है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, आपको नोट ही कर लेना है। विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एल एलेग्रो एंड इल पेंसर्सो? ये आपको चारों पॉइंट नोट कर लेंगे। आपको बताना है विच पॉइंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा पॉइंट इसमें सही नहीं है अबाउट एल एलेग्रो एंड इल पेंसर्सो। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड इल पेंसर्सो आर फ्रॉम म्यूजिकोलॉजी। तो ये म्यूजिकोलॉजी से ही लिए गए हैं, ये ठीक है। बोथ आर पास्टोरल पोइम्स ट्रेडिशनली थियोक्राइटस पास्टोरल मॉडल। तो थियोक्राइटस के पास्टोरल मॉडल पर बेस्ड हैं, ये पास्टोरल पोइम्स हैं, ये भी बात सही है।
एल एलेग्रो मीन्स होता है हैप्पी मैन, और इल पेंसरोसो मीन होता है द मेलंकली मैन। मुझे लगता है ये भी बात सही है। फोर्थ देखते हैं, एल एलेग्रो प्रेजेंट्स कैबिलियर आउटलुक ऑफ लाइफ वाइल इल पेंसरोसो प्रेजेंट द प्यूरिटन आउटलुक ऑफ लाइफ। ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, सभी सही हैं। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप। तो ऑल आर करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। प्रश्न है, शेक्सपियर इज अबव ऑल राइटर्स, एट लीस्ट अबव ऑल मॉडर्न राइटर्स, एंड द पोइट ऑफ नेचर, द पोइट दैट होल्ड्स अप रीडर्स अ फेथफुल मिरर ऑफ मैनर्स ऑफ लाइफ। ये बात विलियम शेक्सपियर के लिए किसने लिखी है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मैथ्यू आर्नोल्ड, अलेक्जेंडर पोप या टॉमस कार्लाइल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बात कही है आपकी डॉक्टर जॉनसन ने, डॉक्टर जॉनसन ने। और डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है प्रीफेस टू शेक्सपियर। तो प्रीफेस टू शेक्सपियर जो लिखा है उसमें ये बात इन्होंने कही है। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड नाउ शेयर्ड सेम मोनार्क अंडर द नोन एज यूनियन ऑफ क्राउन्स। तो किस मोनार्क के अंदर द यूनियन ऑफ क्राउन्स नेम्ड अंडर, किसके अंतर्गत आता है? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट या क्वीन मैरी? तो आप जानते हैं कि 1603 में एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो जाती है। उसी समय जेम्स फर्स्ट जो है आपके किंग बनते हैं, और वो उस समय स्कॉटलैंड के किंग होते हैं, और उस समय जाने जाते हैं जेम्स फोर्थ के नाम से, जेम्स फोर्थ के नाम से जाने जाते हैं। तो जब जेम्स फर्स्ट, यहाँ पर जेम्स फर्स्ट बनते हैं इंग्लैंड में, तो उस समय इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों के मिलाकर के जो राजा बनते हैं, तो इसको कहा जाता है यूनियन ऑफ क्राउन्स। तो जेम्स फर्स्ट हो गए। ये लाइन बतानी है आपको किसके बारे में कही गई है। मिरांडा के बारे में कही गई है, रोजालिन या बॉयला या क्लियोपेट्रा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अर्थ पढ़ते हैं, द बार्ज शी सैट इन, जिस बजरे में वह बैठी थी, यानी जिस नाव में, जिस बोट में वो बैठी थी, लाइक अ बर्निश्ड थ्रोन, एक जलते हुए सिंहासन के समान था। यानी कि जिस नाव में बैठी थी वो जलते हुए सिंहासन के समान था। बर्न्ड ऑन वाटर, जैसे पानी में जल रहा हो, जैसे पानी में आग लग गई हो। द पोप वॉज बीटन गोल्ड, उस नाव का जो पोप था, पिछला हिस्सा था, वो भी कुटे हुए सोने का था। यानी कि नाव सोने की मड़ी हुई थी, सोने की बनी हुई थी। तो पानी में सोने की नाव ऐसे चमक रही थी जैसे पानी में आग लग गई हो। पर्पल सेल, और उसके जो पाल उल थे वो सब बैगनी रंग के थे। एंड सो परफ्यूम्ड दैट विंड्स वर लव सिक, और इतनी सुगंधित नाव थी कि हवा में जो है सुगंध घुल गई थी। विद दैम द ओर्स वर सिल्वर, और उसके चप्पू भी चांदी के थे। तो ये बात किसके बारे में कही गई है? मिरांडा के बारे में कही गई है, रोजालिन के बारे में कही गई, बॉयला या क्लियोपेट्रा? तो आपको बताते चलें, ये बात जो कही गई है ये क्लियोपेट्रा के बारे में कही गई है। और क्लियोपेट्रा जब समुद्र में जाती है तो उसके सिंहासन के बारे में ये बात बताई गई है। अगला प्रश्न है, My salad days when I was in green judgment, cold in blood to say as I said then। आपको बताना है ये लाइन किस प्ले से ली गई है। एंटोनियो एंड क्लियोपेट्रा, किंग लियर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम या ओथेलो?
अर्थ बताते हैं। माई सैलेड डेज, सैलेड डेज का कहा जाता है जवानी के वो कच्चे दिन जहाँ सही और गलत की परख नहीं होती, यानी कि व्यक्ति अपने उन्माद में काम करता है, तो ऐसी कहे जाते हैं कच्ची उम्र के दिन। यानी कि माई सैलेड डेज व्हेन आई वाज इन ग्रीन जजमेंट, जब मैं ग्रीन जजमेंट में थी। तो ग्रीन जजमेंट क्या होता है कि जहाँ बिना सोचे समझे जो है निर्णय ले लिए जाते हैं। कोल्ड इन ब्लड टू से एज आई सेड देन, मैं क्या कहूँ कि उस समय मैं कैसी थी। तो ये बात कौन कहता है? तो ये बात चार्मिया से क्लियोपेट्रा कहती है। चार्मिया उसकी मेड होती है, उससे कहती है। तो ये लाइन ली गई है एंटोनियन क्लियोपेट्रा से। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और इससे ऊपर वाली लाइन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अमॉन्ग रोमन जनरल्स ऑफ द 3 ज्वाइंट लीडर्स, जिसको हम बोलते हैं ट्रेम्बिर्स। तो ट्रेम्बिर्स के अंतर्गत इसमें कौन नहीं आता है? मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर, लेपिडस या सेक्सटस पोम्पी। तो देखिए, जो 3 शक्तिशाली योद्धा कहलाते हैं वो हैं मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर और लेपिडस। इनको हम 3 ज्वाइंट लीडर्स बोलते हैं, रोमन जनरल्स हैं ये, और इनको ट्रायम्विरेट्स में गिनती आती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो गया डी, सेक्सटस पोम्पी इस श्रेणी में शामिल नहीं है। सेक्सटस पोम्पी कौन है? अ रिबल अगेंस्ट द ट्रायम्विरेट, इन ट्रायम्विरेट के अंतर्गत ये रिबल है। एंड सन ऑफ द लेट पोम्पी, जिसको हम जूलियस सीजर में भी पढ़ते हैं पोम्पी के बारे में। लियर इज द किंग ऑफ विच कंट्री, किंग लियर पढ़ा होगा आपने। किंग लियर में जो सेटिंग है वो किस देश की है, या किंग लियर किस देश के राजा हैं? डेनमार्क, फ्रांस, ब्रिटेन या आयरलैंड? तो आप पता होना चाहिए कि आपके जो किंग हैं वो ब्रिटेन के हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। हु इज ग्लॉस्टर्स इलेजिमेट सन, जो ग्लॉस्टर हैं उसका इलेजिमेट सन कौन है? एरिक, एडमंड, एथन और एडवर्ड। तो ये है आपका एडमंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन किंग लियर अनाउंसेस दैट ही इज रिटायरिंग, व्हाट डज ही वांट टू डू विद हिज लैंड्स? तो वह अपने राज्य का क्या करना चाहता है? ऑप्शंस है, चूज वन ऑफ हिज डॉटर्स टू बी क्वीन, यानी कि अपनी एक पुत्री को रानी बनाना चाहता है। डिवाइड देम इक्वली अमॉन्ग द हिज डॉटर्स, या अपने लैंड को अपनी डॉटर्स में बराबर बांट देना चाहता है। या गिव देम इक्वली टू हिज सन इन लॉज, या बराबर अपने सन इन लॉ में बांटना चाहता है। या रिवार्ड हिज यंगेस्ट डॉटर विद द लैंड, या अपनी छोटी पुत्री को देना चाहता है। तो आप जानते हैं, आपने कहानी की शुरुआत में ही इससे होती है किंग लियर की, कि राजा तय कर चुका होता है कि वह अपने पूरी संपत्ति को अपने पुत्रियों में बांटेगा, लेकिन उससे पहले तय करना चाहता है कि कौन उससे किस तरह प्यार करते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन बी हो गया कि डिवाइडेड देम इक्वली अमॉन्ग हिज डॉटर्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु स्टैंड्स फॉर कॉर्डेलिया? आप जानते हैं कि कॉर्डेलिया सच सच बयान करती है, और बाकी गोनरेल और जो रीगन हैं वो झूठ बोलती हैं। तो किंग लियर जो है उसको डिसइनहेरिएट कर देते हैं अपनी संपत्ति से। तो उसके पक्ष में कौन सा जो व्यक्ति है वो खड़ा होता है? बरगंडी खड़ा होता है, अल्बेनी, कैंट या ग्लास्टर? तो उसके पक्ष में खड़ा होता है कैंट। तो यही कारण है कि कैंट को किंग जो है किंग लियर जो है वो निकाल के बाहर कर देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। विच मैन मैरीज कॉर्डेलिया इवन दो सी डज नॉट हैव अ डॉरी? यद्यपि उसको दहेज नहीं मिलता, भाई 1/3 पार्ट नहीं मिलता और संपत्ति का, राज्य का,
तो कौन व्यक्ति है जो उससे जो है शादी करना चाहता है? अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर या लॉर्ड ऑफ बर्गंडी या नोवन या किंग ऑफ फ्रांस? तो देखिए, बाद में देखा होगा कि फ्रांस की रानी बन जाती है, तो किंग ऑफ फ्रांस जो है उसकी सादगी के कारण, उसकी सच्चाई के लिए उससे शादी करता है। कौन कहता है ये लाइन्स? आपको बताना है। एज फ्लाइज टू वांटन बॉयस आर बी टू द गॉड्स। जिस प्रकार शरारती बच्चों के लिए मक्खियां होती हैं, उसी प्रकार देवताओं के लिए हम लोग होते हैं। दे किल अस फॉर देयर स्पॉट्स। वे अपने मनोरंजन के लिए, यानी देवता लोग अपने मनोरंजन के लिए, अम्यूजमेंट के लिए हमको मारते हैं। हु स्पीक दीज वर्ड्स? ये शब्द कौन बोलता है? किंग लियर बोलता है, ग्लॉस्टर बोलता है, एडगर बोलता है या कैंट बोलता है? तो ये बात जो है ग्लूसेस्टर बोलता है। तो ग्लूसेस्टर को रीगन और उसका हस्बैंड जो कॉर्नवाल होता है वो इसकी आंखें निकाल लेते हैं, इसको अंधा कर देते हैं। तो अंधा होने के बाद जो है ग्लूसेस्टर ये बात बोलता है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये किंग लियर की। हाउ शार्पर देन सर्पेंट्स टूथ इट इज टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड। यानी कि एहसान फरामोश बच्चों को रखना जो है सांप के दांतों से भी ज़्यादा तेज लोगों को रखना होता है, यानी उससे ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो ये बात किंग लियर में कौन कहता है? किंग लियर स्वयं कहते हैं या ग्लूसेस्टर बोलते हैं या फूल बोलते हैं या कैंट बोलते हैं? तो ये बात किंग लियर बोलते हैं जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट देन सिनिंग। मैं व्यक्ति हूँ जो पाप से भी ज़्यादा पापी हूँ। हु सेज दिस इन किंग लियर? कौन कहता है किंग लियर में? तो किंग लियर में ये बात किंग लियर स्वयं कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, When we are born, we cry that we are come to this great stage of fool। ये बात कौन कहता है? किंग लियर कहते हैं, ग्लूसेस्टर बोलते हैं या एडगर या कैंट? तो यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जब हम पैदा होते हैं हम रोते हैं। वी आर कम टू दिस ग्रेट स्टेज ऑफ फूल्स, कि हम इस संसार में, जो कि मूर्खों का संसार है, मूर्खों का एक रंगमंच है, उस पर आ गए हैं। हम पछताते हैं कि हम यहाँ तो व्यर्थ में आ गए, इस कारण हम रोते हैं। तो यहाँ पर किंग लियर जो है रोने का कारण बताता है कि हम रोते क्यों हैं जब पैदा होते हैं। तो कह रहा है कि हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हमको एहसास हो जाता है कि हम उस स्वर्गिक दुनिया से मूर्खों के संसार में आ गए हैं, अब हमको इन्हीं के बीच रहना है। तो ये बात किंग लियर बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। और ये बात कौन कहता है ये तो आप समझ ही जाएंगे, खैर, लेकिन इसका अर्थ समझिए, बहुत मजेदार अर्थ है। वाई ब्रांड दे अस? वे हमको किस प्रकार का ब्रांड मानते हैं? देखिए यहाँ पर दो की बात हो रही है, एक जायज की और एक नाजायज की। बहुत प्यारा अर्थ लिखा है विलियम शेक्सपियर ने, जायज और नाजायज के बीच अंतर बता रहा है। वाई दे ब्रांड दे अस? वे हमको किस प्रकार का ब्रांड मानते हैं? विद बेस, यानी कि निम्न तरह का, विद बेसनेस, जिसमें नीचता छिपी होती है, बास्टर्ड, यानी कि बास्टर्ड मानते हैं, हरामी मानते हैं। बेस बेस। अब यहां पर वो अर्थ बताते हुए क्या कहता है, देखिए, हु इन द लस्टी स्टिल्थ द नेचर्स टेक मोर कंपोजिशन एंड फायर्स क्वालिटी, कि जिसमें प्रेमी और प्रेमिका स्टिल नेचर टेक, यानी कि उसमें काफ़ी कामुक, यानी कि लस्टी जो व्यवहार होता है वो करते हैं।
मोर कंपैशन एंड फायर्स क्वालिटी। उस समय जब प्रेमी और प्रेमिका इंटरकोर्स करते हैं तो उस समय काफ़ी लस्टी होते हैं, कंपोज, यानी कि उनमें काफ़ी फायर्स क्वालिटी होती है। देन डेथ विद इन डल स्टेल टायर्ड बेड गो टू क्रिएटिंग द होल ट्राइब ऑफ फॉप्स। बजाय उसके जब कोई पति पत्नी होते हैं तो उनके बिस्तर पर वो काफ़ी बासी होते हैं, काफ़ी डल होते हैं और टायर्ड होते हैं। तो जब प्रेमी प्रेमिका जिनकी जैसे नाजायज संतान की बात करते हैं तो वो काफ़ी उत्साह से नाजायज संतान को उत्पन्न करते हैं, और जबकि पति पत्नी जायज रूप से संतान उत्पन्न करते हैं तो वो काफ़ी डल होते हैं, स्टिल होते हैं और टायर्ड होते हैं। गो टू द क्रिएटिंग द होल ट्राइब ऑफ टॉप्स। तो इस प्रकार उनसे दो प्रकार की संतानें उत्पन्न होती हैं, एक नाजायज एक जायज। गो इट मीन एस्लीप और एंड वेक। तो इसमें क्या कहता है, एक जो है जागती हुई संतान होती है, एक होती है सोती हुई, एक उन्नीदी उत्पन्न होती है और एक जोश से उत्पन्न संतान होती है। तो कह रहा है कि हम बास्टर्ड लोग क्यों नीच माने जाते हैं जबकि जो जोशीली उत्पत्ति की संतान होते हैं। तो ये बात कौन कहता है, तो ये बात कहता है उसका जो बास्टर्ड सन होता है एडमंड। तो एडमंड कहता है कि हम लोग जो है काफ़ी जोशीली प्रवृत्ति की उत्पत्ति होते हैं। यू थिंक आई विल वीप। तुम सोचती हो मैं रोऊंगा। नो आई विल नॉट वीप, मैं रोऊंगा नहीं। आई हैव फुल कॉज ऑफ वीपिंग। पूरे कारण है मेरे पास रोने के। वट दिस हार्ट शैल ब्रेक इंटू 100,000 फ्लॉज। ये दिल जो है काफ़ी कमियों से टूट जाएगा, हजारों कमियां की हैं से टूट जाएगा, बिखर जाएगा। और आई विल वीप ओ फूल आई शैल गो मैड। मैं तो पागल हो जाऊंगा। ये बात कौन कहता है, हु स्पोक दीज लाइन्स। कैंट कहता है, ग्लोसेस्टर कहता है, किंगलियर कहता है या एडगर कहता है। तो ये बात किंगलियर कहता है। किंगलियर जो होता है अपनी पुत्री रीगन से मिलता है, वो उसको दुत्कार देती है। तो रीगन से मिलने के बाद किंगलियर ये बात कहता है। अगला है विच अमंग दीज इज नॉट द लियर्स डॉटर। किंग लियर की डॉटर कौन सी नहीं है आपको बताना है, कॉर्डेलिया, रीगन, गोनरेल या ऑफेलिया। तो आपको पता है ऑफेलिया नहीं है क्योंकि गोनरेल सबसे बड़ी होती है, रीगन उससे छोटी होती है और कॉर्डेलिया सबसे छोटी होती है। तो आपका ऑप्शन डी है। शेक्सपियर इवेंचुअली रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ एंड रिटर्न टू स्ट्रेटफोर्ड इन विच ईयर। तो ये बात आपकी 1611 की है कि 1611 में वो जो है अपने घर वापस लौट जाते हैं। When did William Shakespeare buy his house न्यू पैलेस नाम का। तो न्यू पैलेस नाम का उन्होंने सबसे बड़ा घर खरीदते हैं स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन में। तो आपको बताना है कब खरीदते हैं। तो ये बात है इनकी 1597 की। और उसके बाद लौट कर आते हैं तो 1599 में जब ग्लोब थिएटर की स्थापना होती है तो ग्लोब थिएटर में भी अपने शेयर होल्डर बन जाते हैं। आपको बताना है फर्स्ट कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर्स वर लव्स लेबर्स लॉस्ट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना या मच एडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट और विंटर्स डे। तो सबसे पहली कॉमेडीज कौन सी हैं वो आपको बतानी है। तो ये है आपकी लव्स लेबर्स लॉस्ट एंड टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ये इनके फर्स्ट पीरियड में लिखी गई हैं। मच आई डू अबाउट नथिंग एज यू लाइक इट सेकंड पीरियड में लिखी गई हैं। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और ट्वेल्थ नाइट ये थर्ड पीरियड में लिखी गई हैं। और इनके लास्ट पीरियड की लिखी गई रोमांटिक ट्रेजी कॉमेडीज हैं, ये रोमांसेस हैं। ये आपको ये बातें इसी तरह याद हो जाएंगी यदि आप हमारा वीडियो देखते हैं विलियम शेक्सपियर की प्लेस की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। हमने इनको शॉर्ट ट्रिक में जाएंगे प्ले लिस्ट में तो शॉर्ट ट्रिक मिलेगी याद करने की। तो वहाँ से हम सीख जाएंगे कि किसको किस तरह हम इनको क्रमशः याद कर लें, सीरियल से याद कर लें। तो आप शॉर्ट ट्रिक देख लेना जाके, आपको याद हो जाएगा। इसका ऑप्शन है ए। आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड
बारबिल द नेटिव वुडलैंड वुड नोट्स वाइल्ड, कल्पना के पुत्र, हे प्यारे शेक्सपियर। वारबिल माने गीत गाते हैं, हिज नेटिव वुडलैंड वाइल्ड, अपने जंगली या अपने जंगल में, अपने खुद के जंगल में। तो ये बात कौन कहता है? तो ये बात जॉन मिल्टन कहते हैं। ठीक है, अगला है, फ्रॉम विच ऑफ द पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन? द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। ये लाइन किस पोइम से ली गई है? ओड टू ड्यूटी, सॉलिटरी पर, डैफोडिल्स या टिंटर्न एवे। तो आपका ऑप्शन है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर में जब वो लेडी गाना गाती है तो उसकी कह रहे काफ़ी लंबे समय बाद जो है वो अब सुनाई नहीं देती। द सॉलिटरी रीपर इज बैलेड है, ओड है, लिरिक है या पास्टोरल है? तो आपको बता दें सॉलिटरी रीपर जो है एक लिरिक है, ऑप्शन बैलेड नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर है, हु सेड अबाउट कीट्स ही इज विद शेक्सपियर? वो तो शेक्सपियर के साथ हैं। तो ये बात आपके कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। द नेम द ग्रैंड नेम ऑफ लेक किसको जाता है? रॉबर्ट सौदे को, विलियम वर्ड्सवर्थ को या लॉर्ड बैरन को या एस.टी. कॉलेरिज को? तो ये जाता है आपके विलियम वर्ड्सवर्थ को। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ग्रैंड नेम ऑफ लेक कहलाते हैं। हु कॉइंड द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ? ये बात किसने कही है? तो ये बात बायोग्राफिया लिटेरिया में एस.टी. कॉलेरिज ने कही है। आपका ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? सिल्वर बॉक्स, जॉय, एस्केप या डॉल्स हाउस? तो आपको बताना है। तो देखिए सिल्वर बॉक्स पहला है, जॉय और एस्केप इनके प्ले हैं, और जो डॉल हाउस है वो है जो आयरिश पोइट हैं, आयरिश प्ले राइट हैं हेनरिक इब्सन। ये हेनरिक इब्सन का प्ले है अ डॉल्स हाउस, और इब्सन से गाल्सवर्दी काफ़ी प्रभावित थे। द फर्स्ट प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी वॉच, तो अभी ऊपर बोल चुके थे कि सिल्वर बॉक्स 1906 में लिखा गया है, इनका फर्स्ट प्ले कहलाता है और अक्सर पूछा जाता है। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव फाल्डर? तो फाल्डर किस में होता है? तो आप जानते हैं फेमस प्ले है जस्टिस, और जस्टिस में फाल्डर जो होता है हीरो होता है, और रथ हेनिबल जो होती है वो हीरोइन होती है। गाल्सवर्दी बिलोंग टू, सॉरी कुछ रह गया, गाल्सवर्दी, ये तो खैर क्वेश्चन ही गलत हो गया क्योंकि हमने पहले लिख रखा है 20वीं सेंचुरी। तो गाल्सवर्दी 20वीं सेंचुरी के जो है प्ले राइट थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वन एक्ट प्ले बाय गाल्सवर्दी? गाल्सवर्दी का कौन सा इन चार ऑप्शन में से वन एक्ट प्ले नहीं है? लिटिल मैन, पंच एंड गो, द सन या स्किन गेम? तो आपको बताते चलें कि इनका जो लिटिल मैन, पंच एंड गो और सन है, ये तीनों ही वन एक्ट प्ले हैं, और जो स्किन गेम है ये आपका 3 एक्ट ट्रेजिक कॉमेडी है। ये स्किन गेम क्या है? 3 एक्ट की जो है ट्रेजिक कॉमेडी है। विच इज द पोइटिक वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी? कौन इसमें गलत लिखा है? विच इज नॉट अ पोइटिक वर्क ऑफ जॉन गाल्सवर्दी?
जॉन गाल्सवर्दी का इन 4 ऑप्शन में से कौन सा पोइटिक वर्क नहीं है? मूड्स, सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स, ये तो पोइम है इनकी। इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी या द बेल्स ऑफ पीस, बर्स ओल्ड एंड न्यू। तो आपको बताते चलें, जो आपका बी ऑप्शन है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये कलेक्शन ऑफ एसेज और शॉर्ट स्टोरीज है, ये आपका पोइटिक वर्क नहीं है। बाकी 3 मूड, सॉन्ग्स एंड डॉगरेल्स, बेल्स ऑफ पीस, वर्सेस ओल्ड एंड न्यू, इनके पोइटिक वर्क हैं। इसमें बताना आपका फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। वट ई येट दाउ आर्ट माई फ्लैश, माई ब्लड, माई डॉटर, और रादर डिजीज्ड दैट इज इन माई फ्लैश विच आई मस्ट नीड्स कॉल माइन। तुम मेरे मांस हो, मेरे रक्त हो, मेरी पुत्री हो, और रादर अ डिसीज दैट इन माई फ्लैश, और बजाय तुम एक बीमारी हो जो मेरे मांस में है। विच आई मस्ट नीड कॉल माइन, जिसको मैं अपना कहने की ज़रूरत समझता हूँ। ये बात किंग लियर ने कही है। आपको बताना कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमली है, मेटाफर है, मेटोनमी है, या हाइपरबोल है। तो इसमें इन्होंने इसको अपना फ्लैश माना है, ब्लड माना है, वो अपनी ही डिसीज माना है, तो ये चीज़ है मेटाफर। लास्ट क्वेश्चन है, पर्पल पपीज लाइक प्लेइंग ऑन द प्लेग्राउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, अलिट्रेशन का है, एनाफोरा या मोटिव का है। तो यहाँ साउंड की रिपीटेशन हो रही है, इसलिए आपका ये अलिट्रेशन है। तो आपका ऑप्शन बी हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।